अल्बर्ट आइंस्टाइन ये एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही हमें E=mc² थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेस टाइम जैसे सिद्धांत याद आ जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे व्यक्ति थे जो सदियों में कभी कभी जन्म लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सिद्धांतों के द्वारा फिजिक्स की दुनिया में तहलका मचा दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को चुनौती देते हुए गुरुत्वाकर्षण पर नई थ्योरी दी। अक्सर वैज्ञानिक पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पर थ्योरी देते हैं। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी कल्पनाओं में सोचते थे, फिर थ्योरी लिखते और उसके बाद उस थ्योरी के आधार पर एक्सपेरिमेंट को अंजाम देते। इस वीडियो में हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के ऐसे ही एक सिद्धांत के बारे में जानेंगे जो आपकी सोच को चुनौती देगा और इस वीडियो के खत्म होने के बाद भी आप अल्बर्ट आइंस्टाइन के इस सिद्धांत में डूबे रहोगे। इस ब्रह्मांड के कण-कण में एक चीज विद्यमान है, वो है गति। ब्रह्मांड में मौजूद कण-कण में गति ब्रह्मांड के जन्म से ही शुरू हो गई, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद हम बुद्धिजीवी मनुष्यों ने गति को भौतिक तरीके से करीब 300 साल पहले पहचाना, जब दुनिया ने गति के नियमों को एक नए नाम से पहचाना, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन के गति के नियमों ने इस दुनिया को समझने का एक नया तरीका दिखाया। न्यूटन ने बताया कि कोई भी वस्तु स्थिर या गति की अवस्था में तब तक रह सकती है जब तक उस वस्तु पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। लोगों ने गति को तो समझा, लेकिन अब एक समस्या सामने आई कि इस गति का निर्धारण कैसे किया जाए। जैसे मान लो कि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे हो और आपका एक मित्र एक ट्रेन में बैठा है और वो ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपके सामने से गुजरती है। जैसे ही ट्रेन आपके सामने से गुजरी तो आपने नोटिस किया कि आपका मित्र भी उस ट्रेन के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। ठीक उसी समय ट्रेन में बैठा आपका दोस्त नोटिस करता है कि ट्रेन में अन्य लोग भी बैठे हैं और वो स्थिर हैं, मतलब ट्रेन में मौजूद सभी व्यक्तियों की गति 0 है। यही वो समस्या थी कि ट्रेन की गति का मान किसके अनुमान पर निर्धारित किया जाए, ट्रेन में बैठे व्यक्ति के अनुमान पर या प्लेटफॉर्म पर मौजूद व्यक्ति के अनुमान पर। जवाब था कि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। किसी भी वस्तु की गति का मान इस बात पर निर्भर करता है कि उसका अनुमान स्थिर होकर लगाया जा रहा है या गतिशील होकर। इसका निष्कर्ष ये था कि गति निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष है। अगर आसान भाषा में कहें तो गति का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि वो किसके सापेक्ष है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, लेकिन हमें महसूस होता है कि पृथ्वी स्थिर है और हम भी स्थिर हैं, लेकिन अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें घूमती हुई नजर आएगी। पृथ्वी से सूर्य हमें स्थिर लगता है, लेकिन अगर आकाशगंगा की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी की परिक्रमा कर रहा है। 17वीं सदी में भौतिक विज्ञान में सापेक्षता का पहला सिद्धांत दिया गया कि स्थिर या एक समान गति की अवस्था में भौतिकी के नियम नहीं बदलेंगे। आसान भाषा में कहें तो प्लेटफॉर्म पर बैठे आप अगर भौतिकी का कोई प्रयोग कर रहे हो और उसी प्रयोग को गतिशील ट्रेन में बैठा आपका दोस्त भी कर रहा है, तो दोनों के परिणाम समान होंगे। न्यूटन के समय से चले आ रहे इस क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नामक सिद्धांत को 19वीं सदी में आकर चुनौती मिली। जब मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक के सिद्धांतों पर प्रयोग किया गया तो पाया कि ब्रह्मांड में एक ऐसी भी गति मौजूद है जो किसी के सापेक्ष नहीं बल्कि निरपेक्ष है और उसका मान स्थिर है। वो है प्रकाश की गति, जिसका मान 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। माइकलसन और मोर्ले नामक वैज्ञानिकों ने ये साबित किया कि प्रकाश की गति किसी भी माध्यम पर निर्भर नहीं करती। अब चाहे आप प्रकाश की गति को स्थिर होकर देखो या किसी तेज गति से चलने वाली ट्रेन में बैठकर देखो। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि आप प्लेटफॉर्म पर बैठे हो और आपका दोस्त 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ट्रेन में बैठा है।
जब आप अपने दोस्त को प्लेटफॉर्म से देखते हो तो आपने नोटिस किया कि आपका दोस्त 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। लेकिन मान लो कि अब आपका दोस्त ट्रेन की गति की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने लगता है। तो अब आपने नोटिस किया कि आपके दोस्त की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, क्योंकि आपके दोस्त की गति उस ट्रेन की गति में जुड़ गई। अब इसी वाक्य को नेक्स्ट लेवल पर देखते हैं। वैसे ऐसा कभी होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी मान लो कि अब ट्रेन की गति प्रकाश की गति के बराबर है और प्रकाश की गति से चल रही ट्रेन में जब आपका दोस्त ट्रेन की गति की दिशा में प्रकाश की ही गति से दौड़ता है, तो ऐसी परिस्थिति में प्लेटफॉर्म से देखने पर आपको आपके दोस्त की गति प्रकाश की गति की दोगुनी दिखनी चाहिए। लेकिन सत्य तो ये है कि आपको अपना दोस्त प्रकाश की ही गति से जाता हुआ नजर आएगा। प्रकाश की गति एब्सोल्यूट है, जो कि किसी पर निर्भर नहीं करती। 19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी की शुरुआत विज्ञान की दृष्टि से बेहद खास है, क्योंकि ये वो दौर था जब भौतिक विज्ञान में क्रांतिकारी सिद्धांत सम्मिलित हुए, और यही वो दौर था जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भौतिकी की दुनिया में अपना योगदान दिया। प्रकाश की कांस्टेंट गति ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में हलचल मचा दी। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी अवधारणाएं कल्पनाओं में जन्म लेती और गणितीय समीकरणों द्वारा साबित होती, जिन पर बाद में वैज्ञानिक प्रयोग करते तो उन्हें सही पाते। वो कहते हैं ना, जिसकी सोच बड़ी होती है तो उसके द्वारा किए गए कार्य भी बड़े होते हैं। ऐसे ही बड़ी सोच वाले व्यक्ति थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। जहाँ पर आम इंसानों की सोच खत्म होती थी, वहाँ से अल्बर्ट आइंस्टाइन की सोच शुरू होती। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कल्पना की कि ऐसा क्या कारण है कि प्रत्येक स्थिति में प्रकाश की गति हमेशा कांस्टेंट यानी नियत रहती है। उन्होंने कल्पना की कि ऐसी क्या घटना घटेगी जब वो प्रकाश की गति से ट्रैवल करेंगे। कल्पना करने के साथ साथ उन्होंने गति के सूत्र को भी ध्यान में रखा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उन्होंने अपनी कल्पना में पाया कि किसी भी चीज़ की गति दूरी और समय के अनुपात पर निर्भर करती है। अगर प्रकाश की गति कांस्टेंट यानी नियत है, इसका मतलब गति में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा, बल्कि दूरी और समय अपने आप को बदल रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकृति अपने फंडामेंटल लॉज को टूटने नहीं देती, बल्कि इनका बचाव करती है, और प्रकृति का ऐसा ही एक फंडामेंटल लॉ है प्रकाश की गति, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो किसी भी स्थिति में नहीं बदलती। और प्रकृति अपने फंडामेंटल लॉ यानी प्रकाश की गति को एक समान रखने के लिए स्पेस और टाइम को ही बदल देती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स की दुनिया में तहलका मचाने के लिए तैयार था। चलिए आइंस्टाइन के स्पेस और टाइम के कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम अपने पुराने उदाहरण को फिर से देखते हैं। मान लो कि आपका दोस्त जो प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन में बैठा है, उसके पास एक घड़ी है, और आप प्लेटफॉर्म पर बैठे हो और आपके पास भी एक घड़ी है। जब आपका दोस्त ट्रेन में बैठा, उस समय आपकी घड़ी का समय और आपके दोस्त की घड़ी का समय एक समान है। अब आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उस प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन को देख रहे हो जिसमें आपका दोस्त बैठा है। आपने देखा कि जो प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन थी, उसकी लंबाई बहुत कम हो गई है, और ट्रेन में आपके दोस्त के पास जो घड़ी मौजूद है, उसका समय आपकी घड़ी की समय की अपेक्षा बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है। इसका कारण है प्रकृति अपने फंडामेंटल लॉ को टूटने से बचा रही है। इस वजह से ट्रेन की गति प्रकाश की गति के बराबर रखने के लिए स्पेस और टाइम दोनों ही बदल गए, यानी ट्रेन की लंबाई और ट्रेन में मौजूद घड़ी का समय दोनों ही बदल गए। ये घटना तो आपने प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर देखी, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो आपका दोस्त ट्रेन में बैठा है, उसके लिए कोई भी बदलाव नहीं हुआ। मतलब ट्रेन में बैठा आपका दोस्त ऑब्जर्व करता है कि ट्रेन की लंबाई वही है जो पहले थी, और उसके पास जो घड़ी मौजूद है उसमें समय की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया है। मतलब आप प्लेटफॉर्म से देख रहे हो कि आपका दोस्त जिस ट्रेन में बैठा है उसकी लंबाई भी कम हो गई और समय भी धीमा हो गया, लेकिन आपके दोस्त के नज़रिए से सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन आप दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हो। ये तो प्रकृति का कमाल है जिसने दोनों के नज़रियों को बदल दिया।
लेकिन जब एक आध हफ्ते के सफ़र के बाद आपका दोस्त उस ट्रेन से बाहर निकलेगा तो वो इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव देखेगा। वो देखेगा कि उसके पास जो घड़ी थी उसके अनुसार अभी एक हफ्ता ही हुआ है, लेकिन आपकी घड़ी के अनुसार पृथ्वी पर सालों बीत चुके हैं, क्योंकि आपकी घड़ी के मुकाबले आपके दोस्त की घड़ी धीमी चल रही थी। आपका दोस्त आपको देखेगा कि आप पहले से बूढ़े हो चुके हो, लेकिन उसकी उम्र पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी को आप अपने दोस्त के लिए भविष्य की दुनिया बोल सकते हो, जिसमें वो एक हफ्ते के सफ़र के बाद पहुंच तो गया, लेकिन अब वो भविष्य के उस दौर से वापस नहीं लौट सकता। अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेस और टाइम की इस कल्पना ने क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट यानी टाइम ट्रैवल जैसी अवधारणा को जन्म दिया। इससे पहले लोगों का यही मानना था कि ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह पर समय की रफ्तार एक समान है, लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह समय और स्पेस अपने आप को परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेस और टाइम का ये कॉन्सेप्ट गणितीय समीकरणों के आधार पर सिद्ध कर दिया, लेकिन इस पर परीक्षण करना अभी बाकी था। 1977 में नासा ने सैटेलाइट्स में कुछ घड़ियां लगाकर छोड़ी, जिनका समय पृथ्वी की घड़ी के अनुसार सेट किया गया, लेकिन अंतरिक्ष में जाकर सैटेलाइट्स की घड़ियों का समय पृथ्वी पर मौजूद घड़ियों से धीमा चल रहा था। हालांकि पृथ्वी की घड़ियों और सैटेलाइट्स में लगी घड़ियों के समय का यह अंतर बहुत ही मामूली था, लेकिन कहीं ना कहीं इस एक्सपेरिमेंट ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांत का सपोर्ट किया। हमारे इतने विकसित होने के बावजूद भी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो आइंस्टाइन के सिद्धांत को साबित कर पाए, क्योंकि आइंस्टाइन के सिद्धांत को प्रत्यक्ष करने के लिए हमारे पास प्रकाश की गति से चलने वाला यान होना चाहिए, जो कि हमारे लिए अभी असंभव है। 1905 के आसपास एक क्लर्क की हैसियत से काम कर रहे इस इंसान ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर लिखा, लेकिन सदी के इस महान वैज्ञानिक की कल्पना यहीं नहीं रुकी। यही वो दौर था जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आगे बढ़ाते हुए एक समीकरण दिया जो हमेशा के लिए उनके नाम से जुड़ गया। जी हाँ, आप सही समझे, E = mc²। इसका मतलब है किसी भी वस्तु के मास यानी द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को मास यानी द्रव्यमान में बदला जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि मास भी समय की तरह रिलेटिव है, मतलब किसी भी वस्तु की गति बढ़ाने पर उसका मास भी बढ़ेगा, वो भी वस्तु के आकार में बिना बदलाव के। आइंस्टाइन के इस समीकरण E = mc² के आधार पर वैज्ञानिकों ने आगे चलकर परमाणु बम का निर्माण किया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान परमाणु बम का जब पहली बार उपयोग हुआ तो हिरोशिमा और नागासाकी जैसे बड़े शहरों का मानव अस्तित्व ही खत्म हो गया। उस समय अल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने समीकरण E = mc² के प्रतिपादित करने पर बड़ा दुख हुआ और उन्हें लगा कि इस समीकरण का ऐसा घातक हथियार बनाकर दुरुपयोग हुआ है।